हेलो। गुप्त काल के पिछले वीडियो में हमने आपको समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, जिनकी अभी ऐतिहासिकता प्रमाणित नहीं है, उनके बारे में बताया था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो रामगुप्त के बाद जो गुप्त काल का शासक बनता है, गुप्त वंश का शासक बनता है, वो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ही एक ऐसा नाम होता है जो कि गुप्त काल के इतिहास में या गुप्त काल का जो स्वर्ण काल है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही नाम पर बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की भी उपाधि दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे। अगर गुप्त काल के इतिहास में हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय एक ऐसा नाम होता है जिसके द्वारा गुप्त वंश के इतिहास में 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो गुप्त काल के इतिहास में 40 वर्ष का एक लंबे समय का शासन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा किया जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के इतिहास के बारे में या उनके जानने के जो साधन हैं उस पर अगर हम अध्ययन करते हैं तो जो सबसे पहला हमको उनके जानने का स्रोत मिलता है वो है कालिदास का साहित्य। कालिदास उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, तो कालिदास का साहित्य उनके जानने का एक अच्छा साधन है जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बताया है। इसके बाद जो अगला साहित्य प्राप्त होता है वो एक यात्रा वृतांत है, जिसमें यात्रा में जो घटनाएं हैं उसका उल्लेख किया गया है और वो चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है। वो है फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था। फाहियान द्वारा भारत में अपनी यात्रा वृतांत का जो वर्णन किया गया है उसमें भी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया गया है। इसके साथ कुछ ऐसे अभिलेख मिलते हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें कि है पहला उदयागिरि का अभिलेख। उदयागिरि में 2 अभिलेख पाए जाते हैं और एक है सांची का अभिलेख। ये ऐसे स्रोत हैं जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताते हैं। अभी हम आपको जब इस पाठ का अध्ययन करेंगे तो अभी एक और ऐसे स्रोत के बारे में बताएंगे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में स्पष्ट जानकारी तो नहीं देते हैं, लेकिन उसके बारे में पर्याप्त जानकारी देते हैं और इस बात को इंगित करते हैं कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित था। तो आज के हमारे क्लास में जो चैप्टर है, जो शीर्षक है, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त के बाद हम देखते हैं कि रामगुप्त की एक ऐतिहासिकता आती है, लेकिन रामगुप्त की जो ऐतिहासिकता है वो मुश्किल से 1 या 2 साल के लिए ही रहती है। इसलिए वो प्रमाणित अभी नहीं हो पाए हैं कि रामगुप्त समुद्रगुप्त के बाद शासक बने थे या रामगुप्त एक किसी उनके छोटे से मतलब सामंत जैसे स्थिति में संचालन करते थे। फिलहाल आज के इतिहास में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय को ही गुप्त काल का शासक माना गया है। समुद्रगुप्त के बाद उनकी प्रधान रानी दत्त देवी से उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल के या गुप्त वंश के राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक बनता है। गुप्त लेखों में इसे तत्पर गृहीत कहा गया है। तत्पर गृहीत, और तत्पर गृहीत का जो अर्थ है वो ये माना गया है कि समुद्रगुप्त द्वारा अपने जीवन काल में घोषित किया हुआ उत्तराधिकारी। तो संभवतः समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, इसीलिए इसे तत्पर गृहीत
कहा गया है। लेकिन अगर इस तत्परगृहीत को हम ये मानते हैं कि समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, तो इससे रामगुप्त की जो ऐतिहासिकता है या जो अस्तित्व है उसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, या आप ये नहीं कह सकते हैं कि रामगुप्त नामक कोई शासक नहीं हुआ था। ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त के बाद जब गद्दी प्राप्त की थी तो अपने पक्ष में कुछ ऐसे लेख लिखाए होंगे जिसमें उसे तत्परगृहीत कहा गया होगा और उसे समुद्रगुप्त की गद्दी का वैधानिक उत्तराधिकारी माना गया होगा। चंद्रगुप्त का जो शासन है वो 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक मिलता है। गुप्त काल में अगर इसके जो अभिलेख पाए गए हैं वो लगभग 380 ईस्वी में पाए गए हैं और उसमें उसे दिखाया गया है कि वो अभिलेख उसके शासन के 5वें साल का है। इसी प्रकार से गुप्त काल के समुद्रगुप्त के बाद, ये चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र जो कुमारदित्य गद्दी व कुमारगुप्त जो गद्दी पर बैठता है, उसका बिलसंद का जो अभिलेख है उसमें जो तिथि दिखाई गई है वो 415 की दिखाई गई है और 415 ईस्वी में जो है कुमारगुप्त गुप्त शासक की गद्दी पर बैठा था। तो इस प्रकार से माना जाता है कि 375 से 415 के आसपास उसका शासन रहा है। इस दीर्घकालीन शासन में गुप्त वंश ने चंद्रगुप्त काल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की थी और अपने वंश को चोटी पर पहुंचाया था। इसीलिए इसके शासन का गुप्त काल का गौरवशाली युग कहते हैं या स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम देव भी पाया गया है। इसे देवगुप्त, देवश्री आदि नाम से भी संबोधित किया गया है। कुछ अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत की उपाधियों से भी संबोधित किया गया है और ये उपाधियां उसके अतुलित पराक्रम को प्रदर्शित करती है। परम भागवत की उपाधि उसे धर्मनिष्ठ वैष्णव राजा होने का संकेत देती है। फिलहाल चंद्रगुप्त द्वितीय के इतिहास में हम देखते हैं तो गुप्त काल में उसके शासन में इतनी बड़ी बढ़ोतरी का जो कारण पाया जाता है वो उसके वैवाहिक संबंध होते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है भारतीय इतिहास में या गुप्त काल के इतिहास में जो सबसे आगे बढ़ता है वो अपने वैवाहिक संबंधों से ही आगे बढ़ता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के इतिहास का जब हमने अध्ययन किया तो ये पाया कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा 3 ऐसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे जिसके द्वारा वो गुप्त काल के इस अपने काल के इतिहास को आगे बढ़ाने में काफी समर्थ हुआ। अगर हम गुप्त काल के प्राचीन इतिहास में देखते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवि राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपने राज्य को एक छोटे राज्य से बड़े राज्य में परिवर्तित किया था। इसके बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त अपने पिता के ही समान कूटनीतिक और दूरदर्शी सम्राट सिद्ध हुआ था। उसने भी अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने आंतरिक सुरक्षा में वृद्धि की थी और अपनी आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया था। इसके बाद अपने पिता की ही परिपाटी पर चलते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा भी अपने राज्य को सुदृढ़ किया गया और भारतीय इतिहास में उसे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में यह उस भारतीय इतिहास के पटल पर रखा गया। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो सबसे पहला वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है वो होता है नागवंश। नागवंश एक ऐसा वंश है जिससे वैवाहिक संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त अपने राज्य की सीमा और अपने राज्य की शक्ति में वृद्धि करता है।
नागवंश के अगर इतिहास को हम देखते हैं तो नाग लोग प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक थे। हरसेन द्वारा स्थापित या रचित प्रयाग प्रशस्त में नाग राजवंशी राजाओं का उल्लेख मिलता है। यह नागवंश के राजा मथुरा, अहिछत्र जो कि बरेली के क्षेत्र में है, ग्वालियर या पद्मावती नामक क्षेत्र जो कि ग्वालियर में है, वहां पर शासन करते थे। समुद्रगुप्त के इतिहास को अगर आप देखते हो तो समुद्रगुप्त ने नागवंश के कई राजाओं को जीता था। यद्यपि ये नागवंश के राजा काफी शक्तिशाली थे, लेकिन समुद्रगुप्त ने उनके संघ को परास्त करके नागवंश के राजाओं पर अपनी विजय को प्राप्त किया था। रामगुप्त द्वारा गुप्त काल की गद्दी पर बैठने के बाद ये नागवंश के राजा फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं और अपनी राजनीतिक सत्ता को हासिल करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जब गुप्त काल की गद्दी पर बैठता है तो नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह करता है। तो नागवंश में जो चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह होता है वो कुबेर नागा नामक राजकुमारी से होता है। कुबेर नागा से वैवाहिक संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त द्वितीय नाग कुल से अपने संबंध स्थापित करता है, अर्थात नागवंश से उसका जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। इसी कुबेर नागा से चंद्रगुप्त द्वितीय को प्रभावती गुप्ता नामक एक कन्या प्राप्त होती है और वही कन्या बाद को वाकाटक राज्य से ब्याही जाती है, जिसका भी हम आपको दूसरे बिंदु में उल्लेख करेंगे। पूना ताम्रपत्र जो कि प्रभावती गुप्ता द्वारा स्थापित किया गया है, उसमें उसने अपनी माता कुबेर नागा को नागकुल संभूता कहा है। नागकुल संभूता का मतलब है नागकुल में उत्पन्न हुई कन्या। तो इस प्रकार से नागवंश में वैवाहिक संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त एक विशाल समर्थन प्राप्त करता है और गुप्तों के नव स्थापित राज्य को एक चक्रवर्ती राज्य में परिवर्तित करता है, जो कि उसके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होता है। अगर इस वैवाहिक संबंध को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभावती गुप्ता नागकुल की ही कन्या से उत्पन्न पुत्री होती है और जो आगे चल करके एक विशाल राज्य की स्वामिनी बनती है। उस प्रभावती गुप्ता का जो विवाह होता है वो वाकाटक जो कि भारत के दक्षिण प्रांत का या दक्षिण क्षेत्र का एक शक्तिशाली राज्य होता है, वहां पर रुद्रसेन द्वितीय से होता है। तो रुद्रसेन द्वितीय से वैवाहिक संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री जो प्रभावती गुप्ता का विवाह करता है, उसके द्वारा वो वाकाटक राज्य से भी अपने संबंध स्थापित करता है। नागवंश से विवाह करके इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय को दो राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने का मौका मिलता है। वाकाटक वंश का जो इतिहास है वो भारत के दक्षिण वंश का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता है। वाकाटक वंश को अगर हम देखते हैं तो वाकाटक लोग आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत में शासन करते थे और इनकी गणना उस समय दक्षिण की प्रतिष्ठित और शक्तिशाली शक्तियों में होती थी। चंद्रगुप्त को गुजरात और काठियावाड़ जो कि उस समय शक राजा के अधीन होता है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए इस वाकाटक राज्य से मित्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति में शक राज्य या गुजरात अथवा काठियावाड़ पर आक्रमण करने के लिए उसे वाकाटकों के सहयोग की आवश्यकता रहती है और इस सहयोग को प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करता है। इस वैवाहिक संबंध को अगर हम देखते हैं तो प्रभावती गुप्ता से विवाह करने के कुछ समय बाद ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की संरक्षिका बनती है, क्योंकि उसके उस समय दो पुत्र जो दिवाकर सेन और दामोदर सेन होते हैं वो अवयस्क होते हैं या नाबालिग होते हैं। इस प्रकार से राज्य की स्वामिनी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के द्वारा बनने के फलस्वरूप वाकाटक लोग पूर्ण रूप से
चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभाव में आ जाते हैं। प्रभावती गुप्ता के शासनकाल में ही चंद्रगुप्त गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त करता है और अपनी विधवा पुत्री, जो उसकी विधवा पुत्री होती है, वो अपने पिता के इस हर युद्ध में पूरी तरह से सहायता करती है। वाकाटकों और गुप्तों के सम्मिलित शक्ति से शकों का उन्मूलन होता है। तो अगर हम देखते हैं तो वाकाटक राज्य से संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त द्वितीय उस समय के शक वंश का पूरी तरह से विनाश करता है। तो वैवाहिक संबंध में नागकुल के से उसको 3 या 4 राज्यों का समर्थन प्राप्त होता है और वाकाटक वंश से विवाह करके उसे फ्री में दक्षिण की एक शक्ति वाकाटक राज्य मिल जाती है, क्योंकि वहां पर उसकी पुत्री का ही शासन होता है और अप्रत्यक्ष रूप से वो चंद्रगुप्त द्वितीय पर ही निर्भर होती है। तो वाकाटक राज्य भी लगभग उसके हस्तक्षेप में चलता है और वाकाटक की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ को जीतता है। इसके बाद जो तीसरा संबंध स्थापित होता है वो होता है कदंब वंश का। चंद्रगुप्त द्वितीय के इतिहास में अगर हम इन 3 वैवाहिक संबंधों पर देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त काल का सबसे शक्तिशाली राजा बनाने के लिए इन्हीं 3 वंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना उसके लिए जो है ये मान सकते हैं कि रामबाण सिद्ध होता है, जिससे कि वो इतिहास के पटल पर गुप्त काल को आगे बढ़ाता है। तीसरा कदंब वंश का जो इतिहास है, कदंब वंश आज के कर्नाटक में कुंतल का क्षेत्र कहलाता था। उस समय से कुंतल बोलते थे और ये आज का कर्नाटक का क्षेत्र है। अगर तालगुंड अभिलेख से हम देखते हैं तो इस वंश का शासक कार्म होता है, जो अपनी पुत्री का विवाह किसी गुप्त राजकुमार से करता है। अगर कार्म के हम शासन अवधि को देखते हैं तो कार्म का शासन अवधि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समकालीन होता है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के साथ कदंब वंश की राजकन्या का विवाह होता है। राजा भोज द्वारा जो संगार प्रकाश लिखा गया है और क्षेमेंद्र द्वारा औचित्य विचार चर्चा लिखा गया है, उसमें दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के पास भेजा था। कालिदास जब वहां से वापस आते हैं तो अपने सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को यह सूचित करते हैं कि कुंतल नरेश ने अपने राज्य की सुरक्षा का समस्त भार चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर डाल दिया है और स्वयं भोग विलास में लिप्त हैं। तो इस प्रकार से कदंब या कुंतल का जो क्षेत्र होता है वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही अधीन होता है। तो इन 3 वैवाहिक संबंधों से चंद्रगुप्त द्वितीय की ख्यात दक्षिण भारत तक फैल जाती है। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के हम विजय को देखते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा कोई बहुत बड़ी विजय नहीं प्राप्त की जाती है, क्योंकि 3 इन्हीं वैवाहिक संबंधों से उसके राज्य की सीमा में विस्तार हो जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो एक बड़ी विजय प्राप्त की जाती है उसका हम अध्ययन करते हैं तो वो होता है शकों पर विजय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय है वो सबसे बड़ी जो विजय होती है वो शकों पर होती है। शक उस समय हस्तक्षेप उनका भारत के राजतंत्र में रहता है, तो शकों पर उसका जो विजय है उसमें अगर हम पाते हैं तो हम देखते हैं कि वैवाहिक संबंध को मजबूत करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने विजय के अभियान को प्रारंभ किया था। इसके उद्देश्य को, उसके विजय अभियान के अगर उद्देश्य को देखते हैं तो उदयगिर के गुहा शिलालेख में उसे संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला किसान विजयी पृथ्वी जया बोला गया है। वो अपने पिता समुद्रगुप्त के समान ही एक कुशल योद्धा होता है और अपने विजय की प्रक्रिया में वो सबसे पहले भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण करता है। पश्चिमी क्षेत्र पर उस समय शक राजा का शासन होता है, जो कि गुजरात और काठियावाड़ के क्षेत्र में शासन करते हैं। अगर हम देखते हैं तो समुद्रगुप्त के शासन काल में इन शकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लिया था।
इस कारण समुद्रगुप्त ने उनका उन्मूलन नहीं किया था। लेकिन जैसे ही शक मजबूत स्थिति में आते हैं समुद्रगुप्त के पश्चात वो रामगुप्त पर आक्रमण करते हैं और रामगुप्त से एक शर्मनाक संधि का प्रस्ताव रखते हैं जिसमें वो उसकी पत्नी को मांगते हैं। क्योंकि समुद्रगुप्त द्वारा जब शकों पर अपना प्रभाव स्थापित किया गया था तो उनकी कन्याओं को उपहार के रूप में प्राप्त किया था। उसी उपहार का बदला लेने के लिए शक राजा रामगुप्त की पत्नी को मांगता है। चंद्रगुप्त अपने भाई की हत्या करके उस शक शासक की भी हत्या करता है और अपने साम्राज्य की रक्षा करता है। इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूर्ण रूप से शक राज्य का उन्मूलन कर दिया था, अर्थात शक राज्य को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। अगर इसके बाद हम जो अगला अभिलेख है उसमें देखते हैं, ये तो उदयगिर का अभिलेख है। पूर्वी मालवा के क्षेत्र में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिसमें उसे प्रत्यक्ष रूप से शक विजय के बारे में उसमें वर्णित किया गया है। प्रथम अभिलेख इसमें जो पाया गया है वो भिलसा के समीप उदयगिर पहाड़ी पर मिला है। इसका जो स्थापना की गई थी वो उसके संध विग्राहक सचिव वीरसेन द्वारा की गई थी। तो जो इसके विजय का सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो भिलसा के अभिलेख में मिलता है और भिलसा जो उदयगिर के पास है और इसकी जो स्थापना है वो वीरसेन द्वारा की गई थी। और वीरसेन जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का संध विग्राहक सचिव होता है, जैसे कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में हर्षसेन होता है। इससे दिखाया गया है कि उसने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त किया था। इसी प्रकार से उसका उदयगिर में एक दूसरा अभिलेख मिलता है जो कि उसके सामंत शनकानी महाराज द्वारा स्थापित कराया जाता है, उसमें भी उसके शक विजय का उल्लेख किया गया है। तीसरा जो इसका अभिलेख मिलता है वो सांची का अभिलेख होता है। उदयगिर में इसके दो अभिलेख होते हैं और जो तीसरा अभिलेख होता है उदयगिर का, हमने आपको पहले बताया कि पहला वाला वीरसेन द्वारा, और जो द्वितीय अभिलेख है वो शनकानिक महाराज द्वारा स्थापित किया जाता है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का सामंत होता है। और तीसरा अभिलेख सांची का है जिसमें उसे के किसी सैनिक अभियान को दिखाया गया है और अर्णकाइव नामक एक सैनिक पदाधिकारी के नाम का उल्लेख हुआ है जिसे बताया गया है कि वो सैकड़ों युद्धों का विजेता था। तो इन तीनों में अभिलेखों में जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, अगर इसका अवलोकन हम करते हैं तो ये हम पाते हैं कि चंद्रगुप्त पूर्वी मालवा में अपने सामंतों और अच्छे सैनिकों के साथ पश्चिम के क्षेत्र को जीतता है। चंद्रगुप्त का जो शक राजा उस समय का तत्कालीन राजा माना जाता है वो रुद्र सिंह तृतीय को माना जाता है और रुद्र सिंह तृतीय का उस समय गुजरात और काठियावाड़ के क्षेत्र पर शासन होता है। रुद्रसेन तृतीय जो कि शक राजा होता है उस पर ही विजय प्राप्त करके चंद्रगुप्त द्वारा चांदी के सिक्कों को उत्कीर्ण कराया जाता है, क्योंकि उस समय शक राज्य में चांदी के सिक्के चलते थे। तो जो चांदी का सिक्का है इसी शक विजय से के उपरांत चलाया जाता है गुप्तों द्वारा, और जो कि शकों का लगभग नकल होता है। क्योंकि गुजरात और काठियावाड़ के क्षेत्र में रुद्र सिंह तृतीय के कुछ चांदी के सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों को चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पुनरांकित कराया गया, अर्थात उसमें कराया नहीं गया है, और रुद्रसेन तृतीय के ही सिक्कों पर अपने नाम की ढलाई की है। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों के राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया गया था। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जाती है और इसी समय उसे भारतीय अनुसूचियों में शकार कहा गया है। सकार का जो अगर संधि विच्छेद करते हैं तो शकधन अर्य अर्थात शकों का शत्रु। तो शकों को पराजित करके चंद्रगुप्त शकार विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है।
शकों के राज्य पर विजय प्राप्त करने के पश्चात गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अरब सागर तक हो जाता है। शकों पर विजय के दृष्टिगत अगर हम देखते हैं तो आर्थिक दृष्टि से भी इस विजय से गुप्त साम्राज्य की समृद्धि में वृद्धि होती है, क्योंकि समुद्र तट का जो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कच्छ होता है उस पर गुप्तों का नियंत्रण हो जाता है और इसी कच्छ से उस समय विदेशी व्यवहार या विदेशों से व्यापार आदि का कार्य या वाणिज्य का कार्य होता है। तो कच्छ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो जाती है। अब हम अगर देखते हैं तो जो हमने आपको बताया था कि एक और ऐसा अभिलेख या एक ऐसा साक्ष्य मिलता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देता है, और वो है महरौली का लौह स्तंभ। महरौली का जो लौह स्तंभ है वो भारत में दिल्ली में स्थित है और कुतुब मीनार के ही काफी निकट पाया गया। ये महरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त के बारे में कैसे बताता है, इसका एक महरौली का स्तंभ आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी नहीं होगी और हम आज उसी महरौली के स्तंभ की विस्तृत जानकारी देते हैं जो कि हमने कई पुस्तकों से संकलित किया है या पढ़ा है। तो इस लौह स्तंभ में जो कि कुतुब मीनार के समीप स्थित है महरौली का लौह स्तंभ, इसमें किसी चंद्र, आप ध्यान दीजिएगा महरौली स्तंभ आप के लिए पढ़ने वाली विषय है, इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का 3 श्लोकों में वर्णन किया है। 3 श्लोक हैं जो कि किसी चंद्र राजा के बारे में बताते हैं। इस श्लोक का जो सारांश है, इसमें जो लिखा गया है, उसका जो भावार्थ है वो कहता है, जिसने बंगाल के युद्ध क्षेत्र से मिलकर आए हुए अपने शत्रुओं के एक संघ को पराजित किया था, जिसकी भुजाओं पर उसके तलवार का कब्जा था या तलवार का अधिकार था या तलवार द्वारा उसने भुजाओं से विजय लिखी थी, जिसने सिंधु नदी के 7 मुखों को पार करके युद्ध में वाहिकों को जीता था, जिसके प्रताप के सौरभ से दक्षिण का समुद्र तट आज तक सुगंधित हो रहा है, ऐसा इस अभिलेख में लिखा है। इसके बाद इस अभिलेख के अनुसार ये भी दिखाया गया है कि जिस समय ये अभिलेख लिखा गया है वो राजा मर चुका है, किंतु उसकी कीर्ति पृथ्वी पर फैली हुई थी और उसने अपने बाहुबल से अपने राज्य को प्राप्त किया था तथा चिरकाल तक शासन किया था। भगवान विष्णु के प्रति महती श्रद्धा होने के कारण विष्णुपद नामक पर्वत पर उसने विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। इतना इन 3 श्लोकों का भावार्थ लिखा है। अगर इस लेख को हम पढ़ते हैं तो इसमें कोई तिथि अंकित नहीं है, केवल चंद्र शब्द लिखा है, किसी राजा का पूरा नाम नहीं लिखा है और ना ही किसी राजा की वंशावली दी गई है। इस आधार पर हम इसको चंद्रगुप्त द्वितीय से इसकी साम्य को कैसे स्थापित करते हैं और कैसे इतिहासकारों ने इस चंद्र नाम को चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ने का विरोध किया है, हम इसका अध्ययन करते हैं। जो मैंने आपको इस श्लोक का सेंटेंस बताया था उस पर आप देखते रहिएगा और अभी मैं ये सिद्ध करता हूं कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित था। केवल चंद्र नाम से वो चंद्रगुप्त द्वितीय से कैसे साम्य स्थापित होता है ये हम आपको बताते हैं। कुछ विद्वानों द्वारा इस चंद्र को चंद्रगुप्त मौर्य माना गया है। देखिए चंद्र नाम से कितने विद्वानों ने क्या क्या कहा है। तो पहले विद्वानों ने कहा कि यह चंद्रगुप्त मौर्य का है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत शक्तिशाली राजा था। तो कुछ विद्वानों ने कहा यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में अगर हम देखते हैं तो ये इसलिए नहीं पाया जाता है
जो मैंने आपको इस श्लोक में भावार्थ बताया था कि जो विष्णु का परम भक्त था और विष्णु पद नामक पर्वत विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को हम देखते हैं तो वैष्णव मत का अनुयायी नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। तो इस हिसाब से जिन विद्वानों ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य का माना है वो चंद्रगुप्त मौर्य सिरे से इसलिए खारिज हो जाते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वैष्णव नहीं थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। और दूसरा जो बिंदु है वो इस लिपि की जो लेख है वो गुप्तों से मिलती है। तो गुप्त के पक्ष में जो इसका कारण है कि इसकी लिपि जो है गुप्त लिपि है, तो यह सिरे से खारिज हो जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है और चंद्रगुप्त काल से संबंधित है क्योंकि इसकी लिपि जो है गुप्त लिपि से संबंधित या मेल खाती है। कुछ राजाओं द्वारा इसका जो जिक्र किया गया, इसको माना गया, उनके द्वारा माना गया कि नाग वंश में चंद्रास नामक राजा के बारे में इसमें लिखा है। चंद्रास जो कि नाग वंश का राजा था। कुछ विद्वानों ने कहा नहीं, ये चंद्रास जो कि नाग वंश के राजा थे उनके जो है यशोगाथा को लिखा गया है। लेकिन अगर भारतीय इतिहास में हम पढ़ते हैं तो चंद्रास नामक राजा इतना प्रतापी राजा नहीं था जितना कि उस श्लोक का अर्थ निकलता है। और चंद्रास के अंदर इतना कोई मतलब ऐसी उसकी उपलब्धियां नहीं थी जो कि महरौली में चंद्र नाम से उसकी श्रेय को प्रदर्शित कर सके। तो इस प्रकार से ये भी खाली जाता है कि नागवंश का जो राजा है, चूंकि पुराणों में नागवंश के राजा चंद्रास का वर्णन पाया गया है, लेकिन नागवंश में ऐसा कोई प्रतापी राजा चंद्रास नाम का इतना प्रसिद्ध राजा नहीं था जिसने कि इस श्लोक में वर्णित इन सब चीजों का मतलब उसको किया हो या उसको संपन्न किया हो। तो ये चंद्रास को भी खारिज करता है। इसके बाद एक इतिहासकार के द्वारा इसे सुसुनिया का चंद्रवर्मा बताया गया है। ये चंद्रवर्मा है और चंद्रवर्मा कहाँ का है? सुसुनिया क्षेत्र जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहा कि ये वहां के राजा चंद्रवर्मा का है। लेकिन ये समीकरण भी इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि चंद्रवर्मा एक बहुत छोटा शासक था और वो साधारण राजा था जिसे उस समय समुद्रगुप्त ने ही काफी आसानी से उन्मूलित कर दिया था या उसे नष्ट कर दिया था। तो फिर जब जिसको समुद्रगुप्त ने ही जिसका विनाश आसानी से कर दिया हो, जिसे समुद्रगुप्त के सामने आसानी से अपनी अधीनता स्वीकार कर लिया हो, उसके बारे में इतनी यशोगाथा लिखने की महरौली स्तंभ पर कोई उसका औचित्य नहीं पाया जाता है। डॉक्टर इतिहासकार आरसी मजूमदार द्वारा ये कहा गया कि नहीं ये जो है कनिष्क है, क्योंकि कनिष्क को भी कहीं पर चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। कुछ लेखों में कनिष्क को चंद्र कहा गया है और कनिष्क ऐसा था जिसने वाहिको या वल्क राज्य या बैक्ट्रिया राज्य पर अधिकार भी किया था। और खोतानी पांडुलिपि में जो है कनिष्क को चंद्र कनिष्क कहा गया है। लेकिन कनिष्क का भी ना होना इससे स्पष्ट होता है क्योंकि कनिष्क घोषित रूप से बौद्ध मत का अनुयायी था और उसने अपने राज्य का विस्तार भारत के दक्षिण में नहीं किया था। इसलिए रमेश चंद्र या आरसी मजूमदार का यह तर्क खारिज हो जाता है कि यह कनिष्क से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से इन राजाओं के नाम आते हैं कि यह चंद्र ये राजा है। अभी एक और आता है, अगला बताते हैं कि यह चंद्रगुप्त प्रथम है। क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम को लोगों ने मान्यता इसलिए दिया क्योंकि इसकी लिपि भी गुप्त काल की थी और गुप्त वंश का शासक भी था। लेकिन अगर चंद्रगुप्त प्रथम को हम देखते हैं तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल का सबसे पहला प्रतापी शासक अवश्य था, लेकिन अपने शासन काल में चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्य का विस्तार था वो अत्यंत संकुचित था। और फिर चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा बंगाल के क्षेत्र या दक्षिण के क्षेत्र पर कोई प्रभाव स्थापित
नहीं किया गया था। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम से भी ये संबंधित नहीं मान सकते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा केवल लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके लिच्छवियों के क्षेत्र को प्राप्त किया गया था, और इससे पृथक वो दक्षिण या अन्य क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए थे, या बंगाल के क्षेत्र में भी नहीं जा पाए थे। इसके बाद जो अगला तर्क दिया गया वो दिया गया कि समुद्रगुप्त का है, और समुद्रगुप्त को कहा गया कि समुद्रगुप्त प्रतापी शासक था, और वो उसके लिए चंद्र नाम का प्रयोग किया गया है। हालांकि उसके नाम में चंद्र यहाँ है नहीं, लेकिन ये कहा गया कि समुद्रगुप्त की पहचान, ये चंद्र लिखा है, इसकी पहचान जो समुद्रगुप्त से मेल खाती है। लेकिन समुद्रगुप्त पर भी हमको आपत्ति मिलती है, क्योंकि एक तो चंद्र नाम लिखा है जो समुद्रगुप्त के नाम में नहीं मिलता है, दूसरा महरौली के स्तंभ में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं किया गया है, जबकि समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। और इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ के वर्णन को ना करने और समुद्रगुप्त में चंद्र नाम को ना पाने से ये आपत्ति भी खारिज हो जाती है कि समुद्रगुप्त द्वारा महरौली के स्तंभ का निर्माण कराया गया था। तो इतने राजाओं पर इतिहासकारों ने अपने तर्क दिया, और कोई साम्य स्थापित नहीं कर पाया कि इनसे किसी से वो संबंधित है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इसी को अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय से साम्य स्थापित करते हैं महरौली स्तंभ को, तो देखिए कैसे मेल खाता है। सबसे पहला जो ये तर्क है कि बंगाल के युद्ध क्षेत्र में उसने शत्रुओं के एक संघ को पराजित किया था। तो अगर इसको हम देखते हैं तो उसके द्वारा बंगाल में समुद्रगुप्त के द्वारा चंद्रवर्मा को परास्त किया गया था, और चंद्रवर्मा का जो शासन था वो बंगाल के पश्चिम में बांकुड़ा जिले में था। समुद्रगुप्त द्वारा बांकुड़ा जिले में बंगाल को जीता गया था, लेकिन पूरे बंगाल को जीता नहीं गया था। लेकिन कुमारगुप्त के प्रथम के अगर अभिलेख में हम देखते हैं तो पता चलता है कि उत्तरी बंगाल उसके अधिकार में था, या उत्तरी बंगाल का क्षेत्र उसके अधिकार में आ गया था। यहाँ पर पुनरुवर्धन गुप्तों का एक प्रांत, या उस समय भुक्ति बोलते थे, गुप्तों का एक प्रांत या भुक्त था। तो इससे पता चलता है कि जिस बंगाल पर समुद्रगुप्त ने एक छोटे क्षेत्र को जीता था, बांकुड़ा जिले को, बाद को कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में चंद्रगुप्त पुनरुवर्धन क्षेत्र भी कब्जे में आ जाता है, और कुमारगुप्त के इतिहास में उसकी कोई ऐसी विजय का उल्लेख नहीं मिलता है जो बंगाल में हुआ हो। कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त के बीच में चंद्रगुप्त का शासन रहा है, तो यह ज्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है कि उत्तरी बंगाल का जो क्षेत्र है चंद्रगुप्त ने अपने शासन काल में जीत करके गुप्त साम्राज्य में मिलाया है। समुद्रगुप्त के समय गुप्तों का जो बंगाल में क्षेत्र या बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र है वो समतट, जवाक, कामरूप, करतुपुर और नेपाल का होता है, और ये क्षेत्र संभवतः रामगुप्त के समय में स्वतंत्र हो गए होते हैं। इसके बाद निश्चित रूप से चंद्रगुप्त द्वारा इन राज्यों पर आक्रमण करके इन पर अपना कब्जा किया जाता हो, और इसी घटना को पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को पर विजय के रूप में काव्यात्मक रूप में महरौली के स्तंभ में दिखाया गया हो। तो जो बंगाल विजय का महरौली स्तंभ में उल्लेख है ये चंद्रगुप्त से साम्य स्थापित करता है कि निश्चित रूप से बंगाल की जो विजय है समुद्रगुप्त के समय में एक छोटे राज्य पर, और कुमारगुप्त प्रथम के समय में बड़े राज्य पर बंगाल का जो है गुप्त के अधीन होता है, और कुमारगुप्त द्वारा कोई शासन नहीं, मतलब कोई अधिकार नहीं किया जाता है। तो निश्चित रूप से चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इस पर अधिकार किया गया होगा और बंगाल में विजय प्राप्त की गई होगी। अगला है कि जिसने सिंध नदी के सातों मुहानों को पार करके वाहिकों पर विजय प्राप्त की थी। वाहिकों शब्द का मतलब है बल्क या वैयक्तिक लोग, लेकिन यहां पर हम इसे पूरी तरह से व्यक्तियादेश नहीं मान सकते। फिर हाल में आपको यहां तक ले चलता हूं। अगर आपने रामायण पढ़ा है तो रामायण में प्राचीन काल में पंजाब और ब्यास नदी के आसपास के क्षेत्र को वाहिक
निका बोलते थे। रामायण में दिखाया गया है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात जब गुरु वशिष्ठ द्वारा भरत को बुलाने के लिए दूतमंडल भेजा जाता है, तो वह दूतमंडल वाहिक प्रदेश के बीच से होकर के कैकेयी देश को पहुंचता है। यहीं पर उस दूतमंडल के द्वारा सुदामन पर्वत, विष्णुपद, विपाशा नदी या व्यास नदी और श्यामली नदी के दर्शन किए जाते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पंजाब के व्यास नदी के आसपास के क्षेत्र को ही वाहिनिका राज्य या वाहिनिका क्षेत्र कहते थे। महाभारत में भी इस क्षेत्र को वाहिक क्षेत्र कहा गया है, जिसका अर्थ है कि 5 नदियों की भूमि। चूंकि इन 5 नदियों की भूमि या वाहिक क्षेत्र पर कुषाणों का शासन होता है। देखिए, मैं वाहिक क्षेत्र पर कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय प्राप्त की उसी को बता रहा हूं, जो कि महरौली के स्तंभ में लिखा है। तो इन्हीं वाहिक क्षेत्र में कुषाणों का शासन होता है। कुषाणों ने इससे पहले बल्ख या बैक्ट्रिया में शासन किया होता है, अर्थात वहां पर भी वो शासन करके यहाँ पर आकर के बसते हैं। इसी कारण कुषाणों को वाहिक भी बोलते हैं। और महरौली के स्तंभ में वाहिक का अर्थ जो माना गया है, ये यही जो चक्रवर्ती कुषाण शासक हैं, चूंकि ये वाहिक क्षेत्र में निवास करते थे, बल्ख को जीत करके आए थे, तो इन्हीं को उन शब्दों से सुशोभित किया गया है। गुप्त काल में पंजाब में जब समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया था, तो इन कुषाणों ने समुद्रगुप्त को अपना राजा मान लिया था। वाहिकों पर अर्थात समुद्रगुप्त का कब्जा हो गया था। लेकिन रामगुप्त के शासन काल में शकों के साथ साथ इन वाहिकों लोगों ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का जब उन्मूलन किया होगा, तो निश्चित रूप से पंजाब में जाकर के उसने कुषाणों को भी परास्त किया होगा, और इसी को वाहिक विजय या सिंधु नदी के 7 मुहानों को पार करके वाहिक विजय प्राप्त की थी। तो इस कुषाणों पर विजय को ही ये वाहिक विजय कहा गया होगा, जैसा कि महरौली के स्तंभ में लिखा है। सिंध नदी के 7 मुहानों से तात्पर्य यह है कि सिंध नदी की 7 धाराएं पंजाब में अलग अलग होती हैं, और इन्हीं क्षेत्र पर वाहिक लोगों का कब्जा था, अर्थात कुषाणों का कब्जा था। तो कुषाणों पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप चंद्रगुप्त को वाहिक पर भी विजय प्राप्त करने वाला, कि सिंधु नदी के 7 मुहानों को पार करके उसने वाहिक पर विजय प्राप्त किया था, उससे इसके संबंध स्थापित होते हैं। महरौली स्तंभ को अगर हम पढ़ते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से यह शकों पर भी विजय का संकेत देता है। शक क्षत्रप रुद्ररामन ने कुषाणों को जीता था, और कुषाणों को जीतने वाले शक का दमन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया था, और इसके लिए उसको निश्चित रूप से पंजाब आदि के क्षेत्र पर जाना पड़ा होगा। तो इसीलिए इससे जो सिंध नदी के 7 मुहाने हैं, ये जो है इस बात का संकेत करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वारा कुषाण और शकों को जीता गया था। इसके बाद जो अगला है कि जिसने सुदूर दक्षिण तक अपने राज्य को जीता था, और आज भी वो वहां का क्षेत्र सुशासित हो रहा है। तो अगर हम इस पर देखते हैं कि दक्षिण में, तो दक्षिण में उस समय शक्तिशाली शासक कौन थे? वाकाटक और कदम, जिनको हमने आपको अभी वैवाहिक संबंध में बताए। तो दक्षिण में वाकाटक और कदम जो दक्षिण में काफी दूर तक फैले थे, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के अधिकार में आए थे। वाकाटक उसकी पुत्री का ही शासन था, प्रभावती गुप्ता का, और निश्चित और अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय का वहां पर हस्तक्षेप रहता था। वाकाटक जो है गुप्तों की लगभग अधीनता में आ ही चुके थे या उनके ऊपर निर्भर थे। तो दक्षिण का वो क्षेत्र भी चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभाव में था। और कदम का मैंने आपको बताया ही है कि कालिदास जब कुंतल क्षेत्र में जाते हैं तो बताते हैं कि वहां का राजा पूरी तरह से आप पर डिपेंड होकर के भोग विलास में अस्पष्ट है। तो कदम कर्नाटक का क्षेत्र और वाकाटक लोगों का साउथ का क्षेत्र, ये पूरी तरह से समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त द्वितीय के अंडर में आने का, अधिकार में आने का कारण महरौली में जो लिखा है कि दक्षिण में उसने विजय प्राप्त किया था, इस बात को भी वो दिखाते हैं।
तो ये भी ऐसा शो करता है कि जो है यह चंद्र नामक जो राजा था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, और चंद्र के प्रताप को शॉर्टकट रूप में ये दिखाने के लिए जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का पूरा नाम ना लिख करके उसे चंद्र नाम से संबोधित किया गया हो। और इसी चंद्र के प्रताप के सौरभ से दक्षिण में के समुद्र तट को आज भी सुवासित हो रहा है, ऐसा महरौली के स्तंभ में लिखा गया है। महरौली के स्तंभ में कुछ और भी ऐसी विशेषताएं हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पक्ष में ही दिखती हैं या दिखाती हैं। इसके अनुसार चंद्र ने अपने बाहुबल से अपने राज्य को वापस प्राप्त किया था। अगर हम देखते हैं तो उसने रामगुप्त जो कि शकों से पराजित हो जाता है और गुप्तों का एक समय वो राज्य शक के अधीन जाता हुआ दिखाई पड़ता है। छद्म वेश में जाकर के चंद्रगुप्त द्वारा उस शक राज्य की हत्या की जाती है, तो अपने बाहुबल से वो अपने राज्य को फिर से जीतता है। महरौली का स्तंभ इसी बात की घोषणा करता है। इसके बाद जो अगला तर्क है कि जो विष्णु का परम भक्त था और विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना किया था, तो हम देखते हैं कि गुप्त शासक वैसे भी वैष्णव धर्म के काफी मतलब समर्पित उपासक रहे हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय भी विष्णु का परम भक्त था, भगवान विष्णु का, इसीलिए उसने परम भागवत की उपाधि को धारण किया था। तो इस प्रकार से महरौली के लेख में चंद्र की जितनी विशेषताएं उन 3 श्लोकों में दिखाई गई हैं वो निश्चित रूप से चंद्रगुप्त के द्वितीय के व्यक्तित्व और चरित्र में दिखाई पड़ती हैं। लेख की लिपि भी गुप्त काल की प्रतीत होती है, तो इससे प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र कुमार गुप्त प्रथम द्वारा अपने पिता की स्मृति में इस लेख को उत्कीर्ण कराया गया था। लिपि की आवश्यकताओं को ध्यान में अगर हम रखते हैं तो चंद्रगुप्त के नाम पर केवल प्रथम भाग चंद्र ही प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसे कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर चंद्र नाम दिखाई पड़ते हैं, तो महरौली के स्तंभ में अगर चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम को केवल चंद्र लिख दिया गया है तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जो है वाराणसी के क्षेत्र में दक्षिण पूर्व में नगौ नामक एक गांव में एक घोड़े की मूर्ति मिलती है और उस पर चंद्रगु लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो उसका शॉर्टकट नाम उस समय लिखा जाता रहा हो। तो इस प्रकार से हम ये निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते हैं कि महरौली का स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि महरौली का स्तंभ काफी हद तक जो अपनी जानकारी देता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से ही अपने साम्य को स्थापित करती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के हिस्ट्री में हम देखते हैं कि उसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारे पास काफी सामग्री है। फिलहाल आज के इस सामग्री में हम आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के परिचय और उसके राज विस्तार और उसके वैवाहिक संबंधों के बारे में अध्ययन किया है। अगले चैप्टर में हम उसके शासन और उसके अन्य उपलब्धि और फायान की यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।